तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से निकाह करने की? शर्म नहीं आई तुम्हें? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। क्यों? वो सर झुकाए खड़ा था। सामने वाला शख्स उसका गिरेबान पकड़े उसे झिंझोड़ रहा था, जबकि उसके साथ खड़ा वजूद बेजारी से सब कुछ देख रहा था। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम्हारी गद्दारी की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। इस शख्स ने पिस्टल निकाल के उसके सर पे तानते हुए कहा था। रुक जाओ। इससे पहले कि वो गोली चलाता, पीछे से आती आवाज पे ट्रिगर पे दबाव डालने से पहले ही उसकी उंगली रुकी थी। ये आवाज उस शख्स के बाप की थी। निकाह तो इन लोगों ने कर ही लिया है, पीछे क्या बचता है? इसे इसके साथ रुखसत कर दो। घर की बात घर में ही रह जाने दो। बाहर किसी को पता चला तो जग हसाई हमारी ही होगी। जो मर्जी कर लो, ऐसी बातें कहाँ छुपी रहती हैं? भला इनकी बातें सुन के वो शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गया था। वो ऐसा करना नहीं चाहता था, मगर हाय रे, ये मजबूरियां इंसान से क्या क्या करवा जाती हैं। ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? इस शख्स ने तिलमिलाते हुए कहा था। ठीक कह रहा हूं मैं। जाओ और जाकर सारे तैयारियां करो। ठीक 1 हफ्ते के बाद इसकी रुखसती होगी और फिर इसके बाद इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। उन्होंने अपना फैसला सुनाया था और सब लोगों को वहां से हटने का कहा था। वो भी सुर्ख चेहरा लिए वहां से हट गया था और जिसकी ऑफर को कबूल किए ये सब किया था, वो बगैर किसी बात को सर पे सवार किए इत्मीनान से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। साईं, ये इस सीज़न का सारा हिसाब किताब है। कितनी लागत लगी है, कितने की गंदम बिकी है, सारी कटौतियां करने के बाद कितना मुनाफा हुआ है, सब इसमें दर्ज है। ज़ईम ने एक रजिस्टर चौधरी हशमत साहब के सामने रखते उनमें दर्ज तफसीलात से उन्हें आगाह किया था। ज़ईम पुत्र, कितनी दफ़ा कहा है तुझे कि मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। तुम एक ईमानदार बाप के ईमानदार बेटे हो, कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते, इसलिए ये सब मत दिखाया करो। चौधरी हशमत ने उसे खफगी से घूरा था। साईं, ये तो आपका प्यार है, लेकिन ये सब कुछ बताना और दिखाना मेरा फ़र्ज़ है। जैसे हम अपने हर गुनाह सवाब के लिए अल्लाह के सामने जवाबदेह होते हैं, वैसे ही अगर किसी की अमानत आपके पास हो, आप उसके लिए भी इसे जवाबदेह होते हैं। ये सब कुछ मेरे पास अमानत है, इसलिए मैं आपको पल पल की खबर देता हूँ। उसने संजीदगी से अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा था। ये जो तेरे फ़लसफ़े हैं, ये मेरी समझ से बालातर हैं, इसलिए इन्हें मेरे सामने न झाड़ा कर। उनके झुल्ला के कहने पर मुस्कुराया था वो। अहवाद से आंखों वाली की छुट्टी का टाइम होने वाला है, तो उसे लेने नहीं गया? चौधरी हशमत ने घड़ी पे टाइम देखते हुए उससे पूछा था। जी साईं, बस जाने वाला ही था। ये आपको हिसाब किताब दिखाना था, तो बस इसीलिए अभी तक नहीं निकला, उसने बताया था। अब जा तू, ये रजिस्टर मेरे पास रख जा, बाद में आकर ले लेना। मेरी धी इंतज़ार कर रही होगी, जा जल्दी जा। हशमत साहब की फिक्रमंदी पे वो मुस्कुराया था। बेसाख्ता उसके जहन में अपनी बहन का ख्याल आया तो वो मुस्कुरा दिया। वो खुद भी अपनी बहन के मामले में इतना ही हसास था जितना कि चौधरी हशमत अपनी बेटी के लिए। वो जल्दी से डेरे से निकला था। उसका रुख हवेली की तरफ था। डेरे से हवेली का फासला ज़्यादा नहीं था। हवेली पहुंच के गाड़ी निकाल के गाँव के खारजी रस्ते की तरफ गाड़ी मोड़ के उसने गाड़ी फुल स्पीड पर छोड़ दी थी। अहवाद को यूनिवर्सिटी से लाने और ले जाने की जिम्मेदारी ज़ईम की ही थी, बल्कि हवेली की किसी भी औरत को कहीं जाना होता तो ज़ईम ही लेकर जाता था। गांव से शहर का रास्ता आधे घंटे का था, जिसे 15 मिनट में तय करके वो शहर पहुंचा था और मज़ीद 10 मिनट यूनी पहुंचने तक लग गए थे। वो यूनी पहुंचा तो ब्लैक चादर में लिपटी अहवाद उसे गेट पर ही खड़ी नजर आ गई थी। उसने पजारो उसके पास जाकर झटके से रोकी थी और अहवाद गाड़ी का पिछला डोर खोल के गाड़ी में बैठी थी और एक धमाके से उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया था, जो उसके गुस्से में होने की अलामत थी, क्योंकि वो 10 मिनट लेट था। ज़ईम ने बस सरसरी निगाह उस पर डाली थी। उसकी ये हरकत जहर से भी ज़्यादा बुरी लगी थी, लेकिन बोला कुछ नहीं और गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स की थी और वापस गाँव के रास्ते पर डाल दी थी। मिस्टर ज़ईम, अकरम, क्या तुम्हें मेरी यूनी टाइमिंग का पता नहीं है? जब ज़ईम ने उसकी हरकत का नोटिस ना लिया तो उसने चीखते हुए पूछा था। गुस्से और गर्मी में खड़ा रहने की वजह से उसका सफ़ेद चेहरा इस वक्त सुर्खियां छलका रहा था। चौधरी साहब से काम था, इसी वजह से लेट हो गया हूँ। ज़ईम ने अपनी नज़रें सड़क पे ही मरकूज रखे जवाब दिया था। हाँ, बाबा साईं के लिए तो हर शय मुझसे ज़्यादा अहम है। उसकी बात पे ज़ईम ने अफसोस से इस नशुक्री लड़की को देखा था, जिससे हर कोई अपनी जान से बढ़ के प्यार करता था, लेकिन उसे पहचान और कदर ही नहीं थी। फिर इसने सर झटकते अपनी पूरी तवज्जो ड्राइविंग की तरफ मबसूल की थी, ताकि जल्द से जल्द गाँव पहुंच सके, क्योंकि कोई बेईद नहीं था वो फिर से शुरू हो जाती और इसमें इस लड़की को बर्दाश्त करने की ज़रा भी हिम्मत नहीं थी। चौधरी हशमत अपने गांव के रईस और सरबराह थे। उनकी 3 औलादें, बड़ा बेटा सलमान चौधरी, उससे छोटा ज़ैन चौधरी और सबसे छोटी अहवाद चौधरी। उनके छोटे बेटे के
चौधरी शुजात के 2 बेटे थे, बड़ा वकास चौधरी और छोटा वक्कार चौधरी। अहवाद की निस्बत वकास से बचपन में ही तय थी, लेकिन वो उसे कोई ख़ास पसंद नहीं करती थी। दोनों भाई रहते भी अलहदा थे और इनकी ज़मीनें भी अलहदा थीं। चौधरी शुजात की ज़मीनें उनके बेटे संभालते थे, क्योंकि पढ़ाई से अदम दिलचस्पी की वजह से वो जल्दी स्कूल से उठ गए थे, जबकि चौधरी हशमत की ज़मीनें ज़ैम संभालता था। सब चौधरी हशमत की हवेली को बड़ी हवेली और चौधरी शुजात की हवेली को छोटी हवेली कहते थे। छोटे वकार की शादी हो चुकी थी, जबकि वकास इसके लिए लटका हुआ था, क्योंकि अहवाद मान नहीं रही थी अभी शादी के लिए। वकास एक नंबर का कमीना इंसान था। तकरीबन वो हर रोज़ शराब और शबाब की महफिल में जाया करता था। फिलहाल उसके घर वाले इस बात से अनजान थे। चौधरी शुजात कितनी मरतबा लफ्ज़ों में चौधरी हशमत को कह चुके थे कि लड़की ज़ात को इतना सर नहीं चढ़ाते, लेकिन चौधरी हशमत हमेशा खूबसूरती से उनकी बात को नज़रअंदाज कर जाते थे, क्योंकि वो जानते थे एक ना एक दिन तो उसकी शादी वकास के साथ होनी ही थी। कहाँ तक भाग सकती थी, इसलिए वो अभी तक चुप थे। अहवाद इकलौती होने की वजह से घर भर की लाडली थी, लेकिन फिर भी हवेली उसे कैद खाना लगती थी। लेकिन लाड भी बस इस घर की हद तक ही पूरे होते थे। जब वो स्टूडेंट थी, उनका ट्रिप जा रहा था, लेकिन वो घर से इजाज़त ना मिलने पर बस दिल महसूस कर रह गई थी। ये सिलसिला यही नहीं रुका था, बल्कि स्कूल कॉलेज कोई भी फंक्शन होता उसे जाने की इजाज़त नहीं मिलती थी, और ये बातें उसे मज़ीद सबसे मुतनफ़र कर रही थी। जब यूनिवर्सिटी जाने की बात आई, तब भी घर से इनकार ही सुनने को मिला, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ गई। जब सुलेमान और जैन यूनिवर्सिटी जा सकते हैं तो वो क्यों नहीं जा सकती? उसकी भूख हड़ताल और उसके आंसुओं ने बिलाखिर हशमत साहब को मोम कर ही दिया था, और उन्होंने दिल पर पत्थर रखते उसे इजाज़त दे दी थी। उसने तो पूरी कोशिश की थी कि उसे हॉस्टल रहने की भी इजाज़त मिल जाए, ताकि वो ज़्यादा नहीं तो कुछ ज़िंदगी के मज़े तो हासिल कर सके। लेकिन यहाँ उसकी दाल ना गली, क्योंकि हशमत साहब ने इजाज़त ही इस बुनियाद पे दी थी कि वो रोज़ आया जाया करेगी, वरना यूनी जाने की इजाज़त ही कैंसिल हो जाएगी। चारों न चार अहवाद को मानना ही पड़ा था। इस लाने और ले जाने की जिम्मेदारी हशमत साहब ने ज़ैम को दी थी, जो इनके नज़दीक सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा इंसान था। हशमत साहब के दोनों बेटे तालीम मुकम्मल करने के बाद शहर में ही रहते थे और वहीं नौकरी करते थे। ज़मीनों का हिसाब किताब चुके चौधरी हशमत से खुद नहीं होता था, इसलिए उन्होंने ज़ैम को रखा हुआ था। ज़ैम के वालिद पहले इनके यहाँ काम करते थे। ज़ैम ने भी इंटर ही किया था कि उसके वालिद चल बसे। वो जैसे तैसे उसे पढ़ा रहे थे और घर का खर्च भी चला रहे थे। उनकी वफ़ात के बाद माँ और बहन की जिम्मेदारी ज़ैम के कंधों पे आ गई थी। वो काम के लिए चौधरी हशमत के पास आया। उन्होंने उससे कुछ मालूमात के बाद उसे अपनी ज़मीनों का हिसाब किताब करने के लिए रख लिया था, और वो उसकी तनख्वाह देते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो उनके नज़दीक होता गया, बहुत नज़दीक, और वो उनके लिए सबसे भरोसेमंद था। हवेली के अंदर किसी मुलाजिम को रसाई हासिल नहीं थी, लेकिन ज़ैम जा सकता था। चौधराइन और अहवाद को उसकी कहीं जलने जाना होता तो वही लेकर जाता। चौधरी और चौधराइन के लिए वो इन दोनों का बेटा था। उन्होंने कभी उसे मुलाजिम नहीं समझा था। हवेली में सिर्फ अहवाद को ही उससे चिढ़ थी, क्योंकि उसे हर जगह उसका दुम छल्ला बनाकर भेज देना पसंद नहीं था। बकौल उसके घर के रोक टोक के लिए क्या कम लोग थे जो हर जगह वो कहता था ये ना करो वो ना करो, जबकि सब घर वाले इसकी सोच से अनजान थे। अब ये ऊँट जाने किस करवट बैठना था। बेचारा हवेली में आकर रुकी तो वो गाड़ी से निकलकर बदतमीजी से दरवाज़ा बंद करती अंदर चली गई थी। ज़ैम ने लब भींचे और उसकी पुश्त को घूरा। ये लड़की कुछ ज़्यादा ही चौधरी साहब के सर चढ़ाई हुई है। इसके पीछे ज़ैम भी अंदर आ गया। उसे पता था कि चौधरी साहब हवेली आ चुके होंगे, इसलिए वो उनके रजिस्टर लेकर घर जाने का इरादा रखता था, ताकि दोपहर का खाना खाकर उसकी माँ और छोटी बहन उसका इंतज़ार में बैठी होंगी। उसकी आदत थी कि वो दोपहर का खाना घर जाकर ही खाया करता था। बाबा साईं, ये कैसा ड्राइवर रखा हुआ है आपने? आपको पता है इसकी वजह से पूरे 10 मिनट मुझे धूप में खड़ा रहना पड़ा। उसने अंदर कदम रखा ही था तो अहवाद की आवाज़ें उसके कानों से टकराई थी, और एक नागवारी की लहर उसके पूरे जिस्म में सरायत कर गई थी। अहवाद, तुम दिन ब दिन बदतमीज़ होती जा रही हो। तुम्हें इसलिए यूनिवर्सिटी भेजते हैं कि तुम छोटे बड़े की तमीज़ भूल जाओ। वो ड्राइवर या मुलाजिम नहीं, बल्कि मेरे लिए मेरे बेटों की तरह है। चौधरी साहब की बात पर जहाँ अहवाद का गुस्से से चेहरा सुर्ख पड़ गया था, वहीं ज़ैम के होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। वही तो आपका बेटा है, कुछ नहीं लगती मैं आपकी, बदतमीज़ से कहती दौड़ के वो अपने रूम में चली गई थी। साईं, वो रजिस्टर चाहिए ताकि बाकी के रजिस्टर के साथ रख के मैं खाना खाने घर जा सकूं। ज़ैम की आवाज़ पे चौधरी और चौधराइन ने चौंक के उसे देखा था। फिर चौधरी साहब ने फीका सा मुस्कुराते हुए रजिस्टर उसे थमाया था, जिसे लेकर ज़ैम हवेली से निकल आया था। उसका रुख डेरे की तरफ था। वहाँ मौजूद बैठक में मौजूद एक तिजोरी बड़ी थी, जिस पे फसल के मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड लिखा हुआ था।
जिस को ज़ईम ने फिंगर प्रिंट लगवाया था, फिंगर थे उसका और एक चौधरी साहब का। इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं खोल सकता था। रजिस्टर वहाँ रखने के बाद उसने अपना रुख घर की जानिब किया था। फिर घर पहुँच के सेन में लगे बेसन से हाथ मुँह धोते अंदर गया तो अम्मा बरामदे में ही दस्तरख्वान लगाए बैठी थी, उसका इंतज़ार ही कर रही थी। वो इन्हें देखकर मुस्कुराया था। आते ही उन्हें सलाम किया और अम्मा और अनुषा दोनों के सर पर बोसा दिया। अम्मा बेसाख्ता मुस्कुराई थी। उसकी आदत थी, वो चाहे घर से 5 मिनट के लिए क्यों ना बाहर जाता, वापस पे वो ऐसे ही करता था। शायद अपने वालिद की वफ़ात के बाद बहुत हसास हो गया था और चाहता था कि इन दोनों को बिल्कुल भी ये महसूस ना हो कि वो इनकी तरह इन दोनों का ख्याल नहीं रखता। आज मेरा बेटा थोड़ी देर से आया है, अम्मा ने लहजे में दुनिया जहान की मोहब्बत समोई कहा था। हाँ, वो बस पहले मैं चौधरी साहब से काम था, इसकी वजह से शहर जाने के लिए थोड़ा लेट हो गया। अब अहवाद बीबी को घर छोड़ के सीधा आ रहा हूँ। ज़ईम ने उन्हें जवाब सुनते अनुषा को देखा तो खिलाफे मामूल चुप थी। खैर तो है, मेरा बच्चा क्यों चुप है? उसके कंधे पर गिर्द बाजू फैलाकर ज़ईम ने पूछा। अम्मा आपसे ज़्यादा प्यार करती हैं, मुझसे नहीं, अनुषा रूठेपन से कह रही थी। तो अम्मा ने उसे घूरा, जबकि ज़ईम का हल्का सा मुस्कुराना निकल गया। तो क्या मैं हूँ ना अपने बच्चे के लिए, मैं अम्मा से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने बच्चे से। ज़ईम की बात पे वो खिलखिलाकर हंसने लगी। कोई बच्ची नहीं थी, 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। कॉलेज गांव में ही था, लेकिन ज़ईम उसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करता था। वो पूरी कोशिश करता था कि अपनी बाप की कमी को पूरा कर सके, जो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होती थी, लेकिन कम ज़रूर हो सकती थी। कॉलेज कैसा जा रहा है तुम्हारा? प्लेट में सालन डालते हुए उसने अनुषा से पूछा। A1, उसने चहकते हुए जवाब दिया। फिर खाना खाने के बाद ज़ईम दोबारा डेरे पर चला गया तो बहुत सारा काम उसका मुंतज़िर था। उसने रात को ही वापस आना था, जब ज़ईम का ज़मीनों का काम सारा संभाला हुआ था। तब चौधरी हशमत ने उसे कहा था कि वो अगर चाहे तो अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर सकता है, लेकिन उसने इनकार कर दिया था क्योंकि घर के हालात ऐसे नहीं थे कि वो अफोर्ड कर सकता, और ना ही वो एहसान लेना चाहता था। चौधरी हशमत ने भी बहुत ज़्यादा इसरार नहीं किया। उन्हें पता था कि वो खुददार इंसान है, लेकिन मानेगा नहीं। अब वो अपनी सोच और इस्तकामत के मुताबिक अपनी बहन को पढ़ा रहा था। मैं कॉलेज भी चौधरी साहब ने अहवाद के लिए ही बनवाया था, और उसके लिए जितना पापड़ बेलने पड़े थे उन्हें वो वही जानते थे। लेकिन इंटर के बाद अहवाद ने यूं नहीं जाने की ज़िद की शुरू कर दी, जिसके सामने चौधरी साहब को घुटने टेकने पड़े। लेकिन इसके ज़रिए बाकी गांव की लड़कियों का भला ही हो गया था, और ना सही गांव की बहुत सी लड़कियां वहां तालीम हासिल कर रही थी। अनुषा भी उनमें से ही एक थी। रात को अहवाद हवेली के सहन में बैठी किताब पढ़ रही थी कि अचानक वकास वहां आया था। चौधरी हशमत डेरे पे थे और चौधराइन किचन में मौजूद थी। वकास को देखते अहवाद का हलक तक कड़वा हुआ था। हाय अहवाद, यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? वकास उसके सामने हमेशा मॉडर्न बनने की कोशिश करता था। सहन में उगी घास खोद रही हूँ, आ जाओ तुम भी खोद लो। उसके बेतुके सवाल का जवाब उसने जल बुन के दिया था। वो उसे हमेशा से तुम कहकर ही मुखातिब करती थी, क्योंकि वो उसे इतनी भी इज्जत के लायक नहीं समझती थी कि उसे आप कहा जाए। वाह, नाइस जोक। वकास को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बज़ाहिर उसने हंसते हुए कहा था, तुमसे किसने कहा ये जोक था? कहीं से भी तुम्हें मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट या हंसी नज़र आ रही है, जिससे तुम्हें लगा कि मैं तुमसे कोई बहुत ही मस्त जोक मार रही हूँ? उसके संजीदगी से पूछी गई बात का वकास के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए आएं बाएं शाएं करने लगा था। अच्छा ये छोड़ो, बताओ क्या पढ़ रही हो? उसने बात बदलनी चाहिए थी। क्यों, तुमने भी पढ़नी है? अहवाद ने उल्टा उसी से सवाल किया था। हाँ पढ़ लूँगा, इसमें इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। उसने खुद को बहादुर जाहिर किया था, हालांकि उसका दिल कर रहा था कि अहवाद की ज़ुबान खींच ले, जो कैंची की तरह चलती है। लो पढ़ लो। उसने किताब वकास की तरफ बढ़ाई थी, जिसे देख के वकास के तोते उड़े थे, क्योंकि वो कोई इंग्लिश नावल था। अगर उर्दू की किताब होती फिर भी उसकी कोई इज्जत रह जाती, इंग्लिश की तो उसे ABC तक नहीं आती थी। तुम मुझे दे दो, मैं घर जाकर पढ़ लूँगा। उसने अपना भरम रखना चाहा था। नहीं, अभी पढ़ो, और ऊंची आवाज़ में पढ़ना, ताकि मुझे भी तो पता चले मेरे होने वाले शौहर की इंग्लिश कैसी है। आवाज़ सही उसकी इज्जत का फलूदा बनाने पे तुली हुई थी। क्या बातें हो रही थी भाई? हशमत साहब की आवाज़ आज से पहले वकास को कभी इतनी मीठी नहीं लगी थी जितनी अब लग रही थी। वो भी बाहर से आए ही थे और उन दोनों को सहन में बैठे देखकर उनकी तरफ बढ़े थे कि उनकी आवाज़ सुनकर वो दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए थे। कुछ खास नहीं था, ऐसा ही, बस वैसे ही। वकास ज़बरदस्ती मुस्कुराया था। हाँ बाबा साईं, कुछ खास नहीं, मैं बस वकास को बता रही थी कि तालीम की क्या अहमियत है। क्यों वकास? उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर वकास सुलग उठा था, लेकिन फ़िलहाल वो कर कुछ नहीं सकता था।
जी जी, उसने भी मुस्कुराते हुए उसकी बात की तायीद की थी। वकास, ये मेरी बुक मुझे वापस कर दो। वो क्या है ना, तुम चाहकर भी इसका एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ सकते। उसके हाथ से बुक लेते उसने तंज का तीर बरसा के वहाँ से जाना ज़रूरी समझा। पीछे वकास का चेहरा अहानत के एहसास से बिल्कुल सुर्ख पड़ गया था। हशमत साहब को भी अहवाद की यह हरकत नागवार गुजरी थी। वकास बेटा, तुम बुरा मत मनाना, बच्ची है और ना समझ है, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। हशमत साहब ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा तो उसने बामुश्किल अपना गुस्सा दबाते सर हिलाया था। जो कुछ करना है आवाद बीबी कर लो। अभी शादी के बाद हर शय का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी वकास चौधरी नहीं। वकास ने भरपूर नफरत से सोचा था। आ जाओ अंदर चलते हैं, खाना हमारी तरफ से खा के जाना। हशमत साहब ने उसके कंधे पे हाथ रखते उसे अंदर ले जाना चाहा था। नहीं ताया साईं, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, फिर कभी खाना खाऊंगा, अभी चलता हूँ। उन्हें कहकर वो बगैर उनकी सुने वहाँ से चला गया था। हशमत साहब ने तासुब से उसकी पुश्त देखी थी। खुद भी अंदर की तरफ बढ़ गए थे। उनको आता देखकर चौधराई ने जल्दी से किचन में मौजूद डाइनिंग टेबल पे खाना लगवाया था। हशमत साहब हाथ धो के टेबल पे आए थे। थोड़ी देर तक अहवाद भी आ गई थी। फिर सबने खाना शुरू किया था। अहवाद, तुम्हें वकास को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, जानती हो उसे बुरा लगा होगा। खाना खाते हुए अचानक हशमत साहब बोले थे। अहवाद ने प्लेट से सर उठाकर उन्हें देखा था। बाबा साईं, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो उसे ऐसे बुरा लगा, और वैसे भी जो मैंने कहा है सच ही कहा है। अहवाद ने लापरवाही से कंधे उचकाए थे। तालीम इंसान को शऊर देती है, ना कि जहालत के अंधेरों में धकेल देती है। और मैं देख रहा हूँ जब से तुम्हें ये शहर की हवा लगी है, तुम दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो। लेकिन ये बात मत भूलो कि अगर मैं तुम्हें आज़ादी दे सकता हूँ तो इसी आज़ादी को मैं छीन भी सकता हूँ। हशमत ने उसे बहुत कुछ बराबर कराना चाहा था। बाबा साईं, आपको मुझसे ज़्यादा अपना भतीजा अजीज है। उसने मुंह की तरफ बढ़ता हुआ नवाला वापस रखते दबे दबे गुस्से से पूछा था। नहीं, मुझे तुमसे और ज़ईम से ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं है, हत्ता कि मेरे बेटे भी नहीं। लेकिन जो गलत है वो गलत है। मैं कभी गलत को सही नहीं कहूँगा, चाहे फिर वो गलत कहने वाली मेरी अपनी औलाद ही क्यों ना हो। उनके लहजे की सख्ती में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ा था। ज़ईम ज़ईम ज़ईम, तंग आ गई हूँ मैं इस ज़ईम से। वो बस एक मुलाजिम है और मैं आपकी बेटी, लेकिन आप हमेशा उसे मुझ पे फौकियत देते हैं। ज़ईम के जिक्र से जलती पे तेल का काम कर दिया था और उसका जहन वकास से हटकर ज़ईम की तरफ मुड़ गया था और वो ऊंची आवाज़ में चीखती हुई रोते हुए वहाँ से चली गई थी। आप उसे खाना तो खा लेने देते, भूखी ही उठ के चली गई। चौधराई ने तासुफ से उसकी प्लेट देखी थी। नेक बख्त, छोड़ो उसे, तुम खुद खाना खाओ। उसका दिमाग फिलहाल जगह पे नहीं है, जब होगा तो वो खुद ही खाना खा लेगी। चौधरी हशमत ने उन्हें खाना खाने का कहा क्योंकि वो अपनी बेटी को जानते थे। थोड़ी देर तक उसने खुद ही ठीक हो जाना था। वकास वहाँ से गुस्से से सीधा अपने डेरे पे आया था और अपने मखसूस कमरे में आते ही उसने कमरे की हर शय तहस नहस कर दी थी और अलमारी से एक शराब की बोतल निकालते उसने मुंह से लगा ली थी। साली समझती क्या है खुद को, इसने मेरी बेइज्जती की, वकास चौधरी की बेइज्जती। आधी शराब की बोतल पीने के बाद वो चीखा था और दोबारा बोतल मुंह से लगा ली थी। एक दफ़ा मेरी दस्तरस में आ जाओ, तुम ऐसी अकड़ निकालूंगा तुम्हारी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। उसने शराब पीते नफरत से सोचा था। अचानक ही उसे हर तरफ अहवाद का अक्स नजर आने लगा जो उस पर हंस रहा था। उसने आंखें मसल के देखा था, लेकिन वो अक्स वैसे ही हंस रहा था जिससे उसके तैश में इजाफा हो रहा था। साली मुझ पे हंसेगी, जान से मार दूंगा मैं तुझे। उसके अक्स को शराब की खाली बोतल मारते वो चीखा था, लेकिन इससे भी अक्स गायब ना हुआ तो बाकी की बोतलें भी वो उठा के उसके अक्स को मारने लगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। बाहर उसके वफादार मुलाजिम को भी उसके चीखने और बोतलें टूटने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वो उसकी इजाज़त के बगैर अंदर जाने का मजाज नहीं था, इसलिए वो बाहर ही खड़े रहकर अंदर होती तोड़ फोड़ की आवाज़ें सुनता रहा था। ये इसका स्पेशल रूम था जो हमेशा लॉक रहता था, जहाँ जाने की इजाज़त सिर्फ वकास और उसके वफादार मुलाजिम को थी। बाकी कोई भी इस कमरे में जा नहीं सकता था, इसलिए किसी को नहीं पता था कि इस कमरे में क्या है और क्यों हमेशा बंद रहता है। कल रात से अहवाद का मूड बुरी तरह ऑफ था। सुबह यूं भी वो बगैर नाश्ते के आ गई थी और ड्राइविंग सीट पे बैठे ज़ेन को देखकर उसका मूड ख़राब हुआ था और फिर पूरा दिन ख़राब ही रहा था। आज उसकी लास्ट क्लास फ्री थी तो कैंटीन आ गई थी। बाहर इसलिए नहीं गई थी कि उसे यकीन था ज़ेन अभी आया नहीं होगा। वो भूखे पेट की दुहाइयाँ सुनते चाट और कोक से इंसाफ करने में मसरूफ़ थी जब कोई उसके टेबल पे आकर बैठा था। अच्छी तरह जानती थी कि कौन है। उसने बगैर सर उठाए वो प्लेट पे झुकी रही थी। आने वाले ने बगौर जायज़ा लिया था उसका, जो हमेशा की तरह ब्लैक चादर में थी। वो चादर ओढ़ती थी लेकिन चेहरा नहीं ढांपती थी। मिर्चों की ज़्यादती की वजह से उसकी रंगत सुर्ख पड़ चुकी थी, लेकिन वो फिर भी मुसलसल चाट खाई जा रही थी। आज किसने ये कह दिया मलका आलिया को जो इतना जुल्म किया जा रहा है खुद पे? अहवाद का चेहरा सुर्ख देख के उसने पूछा था, क्योंकि वो जानता था कि अहवाद वैसे तो तीखी चीज़ें खाती नहीं थी, लेकिन अगर किसी पे गुस्सा हो तो वो तीखी चीज़ें खाकर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। ये भी इसकी एक अजीब आदत थी, लेकिन ये बात वो उसे कह नहीं सकता था।
فائز تم اپنا منہ بند رکھو ورنہ یہ چاٹ کی پلیٹ میں تمہاری آنکھوں کی زینت بنا دوں گی۔ اس کا لہجہ اس کے شدید غصے میں ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ اچھا اب بتا بھی دو نا کیا بات ہے؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد فائز نے پھر پوچھا تھا۔